हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ फ्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधुनिक इतिहास की रैपिड फायर पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज़ की आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप लोग देख चुके होंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट भी चाहिए तो भी आप लोग हमसे शेयर कर दिया करें। तो पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था लगभग 100+ क्वेश्चनों को। आज फिर हम दूसरी क्लास को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम शुरुआत करेंगे कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियाँ। जी हाँ, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महाराजा दलीप सिंह, जी हाँ, महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के, जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे। तो कल हमने आंग्ल मराठा संघर्ष के तक का पढ़ा था। आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि महाराजा दलीप सिंह, जी हाँ, महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 29 मार्च 1849 को। जी हाँ, महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 29 मार्च 1849 को किया था। विलय के सिद्धांत की बात करेंगे तो विलय के सिद्धांत के तहत, जी हाँ, जिसे यहाँ पर व्यक्तिगत सिद्धांत से कहा जाता था। विलय के सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले सतारा को किया गया। जी हाँ, सतारा को, उसके बाद बघाट को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ सतारा, बघाट, उदयपुर और झांसी, इनको हम क्या नाम है, विलय के सिद्धांत का जो क्रम है इसी हिसाब से किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर सतारा को, फिर बघाट को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को यहाँ पर विलय किया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। डलहौजी की पहले की हड़प की नीति को, डलहौजी ने पहले हड़प नीति को लागू कर दिया था। तो यहाँ मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत में इसने लागू किया था। और सबसे पहले यहाँ 1848 में सतारा को किया गया था, फिर बघाट को किया गया था 49 में, फिर उदयपुर को किया गया, फिर झांसी को 54 में किया गया था, 1854 में। तो आप लोग याद रखेंगे। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण कब हुआ था? तो 1877 में किया गया था। सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया था? तो 1856 में उतार दिया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया था 1856 में। से आप लोग याद रखेंगे। रिंग फेज की नीति से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग का। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। रिंग फेज नीति से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग का। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ ब्रिटिश कालीन राजस्व और न्यायिक सुधार की बात करेंगे। ब्रिटिश कालीन राजस्व और न्यायिक सुधार की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था सन 1890 में। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? 1890 में। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान कब किया गया था? जो भारत में होनी थी। तो भारत सरकार नियम 1919 के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो एक्ट आया था 1919 में, उसी के तहत यहाँ पर भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अब आइए, यहाँ पर हम कुछ कोड दिए गए हैं और लागू होने का वर्ष दिया गया है, तो उनको हम मिलान करते हैं। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है 1859 में, इंडियन पेनल कोड जो है 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1862 में, पुलिस एक्ट जो है 1861 में। तो ये इससे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से हमारे एग्जाम में कई बार सवाल बने हैं। तो पुलिस एक्ट जो है 1861 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में, इंडियन पेनल कोड 1860 में, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है 1859 में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसे कहा जाता था? तो दरोगा को कहा जाता था। मनुष्यों की पहचान हेतु उंगलियों के निशान पर दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष किया गया था विलियम हर्शल ने। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान पर दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष किसने किया था? तो विलियम हर्शल ने किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। लॉर्ड मैकाले के संबंध की बात करें तो कानूनों के संग्रह से लॉर्ड मैकाले का संबंध माना जाता है। जी हाँ, 1835 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे न्याय संहिता कानून जो आया था, ये हमारे लॉर्ड मैकाले के काल में ही कानूनों के संग्रह से इसे संबंधित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। विधि का शासन। अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक प्रभाव। जी हाँ, ब्रिटिश शासन का भारत के आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? जी हाँ, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। जी हाँ, किसके द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। तो ये प्रमुख 4 वस्तुएं थी जो कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। सोरा थी, कच्चा रेशम था, चीनी था, अफीम था। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएलडीए और यूडीए स्पेशल 2006 में।
अगला हम लोग देखेंगे 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो एम आर जयकर ने। जी हाँ, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में एम आर जयकर ने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना कौन थी? तो रूस जापान युद्ध, जो कि 1904-5 में लड़ा गया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। बाद में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था। जी हाँ, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। जी हाँ, भारत में राजनीतिक विविधता जो है इसका उत्तरदायी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। जी हाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, यहाँ से हमारे एग्जाम में जरूर एक सवाल बनते, कोई भी एग्जाम हो, अगर जीके जीएस पूछा जाता है तो यहाँ से एक सवाल जरूर बनता है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करें 1858 स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो देखेंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो यहाँ पर कुंवर सिंह। जी हाँ, बिहार से 1857 के विद्रोहकर्ता कौन थे? तो हमारे कुंवर सिंह थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। घटनाओं को सही कालक्रम के दर्शाए। जी हाँ, घटनाओं को जो है सही कालक्रम अनुसार दर्शाना है। तो सबसे पहले दांडी यात्रा देखेंगे, उसके बाद जो कि 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा की बात करेंगे तो 1932 में हुआ था। और पूना समझौता जो है ये भी हमारा 1932 में हुआ था, लेकिन ये हमारे सांप्रदायिक घोषणा के बाद हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि ये घटनाओं का सही कालक्रम है, जो कि पहले दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर सांप्रदायिक घोषणा, फिर पूना समझौता हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? जी हाँ, 1857 को जो विद्रोह था, इसको भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था, इसे आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, बी.डी. सावरकर, जो कि आप लोग जानते हैं, जिन्होंने अपने भारत की शुरुआत 1904 में की थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो इसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। जी हाँ, 1 नवंबर 1858 को किसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला हम लोग देखेंगे 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हुए हैं बैरकपुर से। जी हाँ, मंगल पांडे कहाँ जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर से जुड़े हुए थे, इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। नाना साहब कमांडर इन चीफ कहाँ का था? तो तात्या टोपे का। जी हाँ, नाना साहब जो है किसके कमांडर इन चीफ थे? तो तात्या टोपे के कमांडर इन चीफ थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से हमारे खान बहादुर खां थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। खान बहादुर खान जो हमारे 1857 के विद्रोह के बरेली के नेता थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 का प्रारंभ हुई, तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली थे। तो यहाँ हमने देख लिया कि बरेली से हमारे खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद से हमारे मौलवी लियाकत अली थे, और मेरठ से बात किया जाए तो हमारे कदम सिंह। जी हाँ, मेरठ की बात करा जाए तो कदम सिंह यहाँ से थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। लखनऊ की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल थी। वहीं हमने देखा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बिहार से हमारे कुंवर सिंह थे, जिसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो ये सब हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनके जन्मस्थली जो है वाराणसी है। जी हाँ, मणिकर्णिका घाट इनके नाम से भी यहाँ पर इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। तो वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर इनका जन्म हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1857 की सामग्रिक घोषणा में। जी हाँ, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया था? तो 1858 की सामग्री की घोषणा के पत्र में किया गया था। अगला हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था? तो 1:5 था। जी हाँ, ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात जो है 1:5 था। ब्रिटिश सेना 1 थी और भारत की सेना 5 थी 1857 की क्रांति से पूर्व। अगला हम लोग देखेंगे 1857 संग्राम के केंद्र में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को उसने किया था। जी हाँ, 1857 संग्राम के केंद्र में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। जी हाँ, दीवान मनीराम दत्त थे, जो कि असम में 1857 क्रांति के पहले नेता थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो अवध में थी।
भारतीय भाषा में 1857 के बिगड़ों के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां थे। जी हाँ, सैयद अहमद खां थे। 1857 की भाषा भारतीय भाषा में 1857 के बिगड़ों कारणों को लिखने वाले प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां थे। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी? तो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। जी हाँ, 1857 की शिक्षा के क्षेत्र में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, कथन किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम ने इसे कहा था कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसे बताया था? 1857 क्रांति का जेम्स आउटरम ने। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। 1857 की घटना के बारे में कथन किसने कहा था? तो इसे एस.एन. सेन ने कहा था। जी हाँ, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा किंतु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम, तो यह कथन किसने कहा था? तो एस.एन. सेन ने कहा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में हम जनजातीय विद्रोह आदि के बारे में और प्रारंभिक जो नागरिक कृषक विद्रोह थे इन सब के बारे में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। तो आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह रैपिड फायर के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की जो है पीवाई की सीरीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी और यहाँ से करके आप अपने कोई भी आयोग का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ से आप इसके लिए आपके लिए है बहुत ही लाभकारी होगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह आपको टॉपिक वाइज सभी जो है सब विषयों के MCQ सीरीज़ PYQ सीरीज़ करवाए जाएंगे और इसकी थ्योरी सेगमेंट करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सभी जो वीडियो अपलोडेड हैं सभी सब्जेक्ट के। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।